अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का एक चैप्टर है इनर टनल, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कहाँ से आया है चैप्टर। तो चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ भी है, ये ईरिस नैस्बिट का लिखी हुई एक किताब है, उसमें से लिया गया है। ईरिस नैस्बिट कौन थी जी? ईरिस नैस्बिट जो है वो एक ऑथर थी, एक राइटर थी जो बच्चों के लिए लिखा करती थी, और बहुत मशहूर कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं बच्चों के लिए, जो बहुत मशहूर भी हुई। और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को नया रास्ता दिखाया बच्चों की कहानियाँ लिखने का, क्योंकि आमतौर पे उस वक्त तक, यानी ये बात हो रही है आज से कोई 100 साल पहले की, ठीक है, तो उस वक्त तक बच्चों का जो की कहानियाँ लिखने का जो रुझान था वो ऐसा था कि कुछ देवमालाई सी कहानियाँ लिख दी जाएं, परियों की और बस इस तरह की। तो ईज़ी लिया जाता था, बच्चों की कहानियों पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती थी, और ना ये सोचते थे लिखने वाले कि भाई इससे कोई हमें फाइनेंशियल ज़्यादा फ़ायदा होगा भी। बच्चों की कहानियाँ कितनी पढ़ी जाएंगी, एडल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा शौकीन होते थे पढ़ने के। लेकिन एडिथ नेस्बिट ने जो है वो एक नया चैप्टर खोला कि प्योरली अपनी लाइफ को बच्चों की कहानियों के लिए डेडिकेट किया, और वो बहुत मकबूल भी हुई, बहुत मशहूर भी हुई। उन्होंने कहानियों में कुछ मॉडर्न टच भी डाला, उस ज़माने के हिसाब से मॉडर्न, है ना, उनके ज़माना जो था उसके हिसाब से मॉडर्न, विच इज़ देखें 1858 में पैदा हुई थी, 1924 में उनका इंतकाल हुआ था। तो ऐसी कुछ रियलिस्टिक चीज़ें कहानी में डालना, रियल सिचुएशंस से बच्चों को गुजारना, हकीकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसको दिखाना। ख़ास तौर पर इनकी कहानियाँ ज़्यादातर जो है ना वो ऐसे बच्चों के बारे में होती थी जो थोड़े से मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं हैं, एक ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पे कि वो दूसरों के मुकाबले में कम वेल ऑफ हैं, या किसी वजह से मुश्किल में आ गए हैं और अब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैजिकल टच भी होता था उनकी कहानियों में। और बहुत मशहूर, सबसे मशहूर कहानियों में से एक इनकी रेलवे चिल्ड्रन है, जिसमें से कि ये चैप्टर लिया गया है। उसके अलावा 5 चिल्ड्रन एंड इट भी बहुत मशहूर था। स्टोरी ऑफ द ट्रेजर सीकर भी बहुत मशहूर कहानी है। तो बहुत कहानियाँ इनकी जो बच्चे पढ़ सकते हैं, और बहुत मज़े मज़े की कहानी है, उसको पढ़ के आप बहुत कुछ लर्न भी कर सकते हैं और इन्जॉय तो करेंगे ही पढ़ के। ठीक है जी। अच्छा, इनकी बड़ी ख़ास बात ये थी कि इनको बच्चों से बड़ी मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, और शायद इसी वजह से बच्चों के की कहानियाँ लिखने में इतनी कामयाब हुई। और अब आजकल तो आपको पता है ना, बच्चों की कहानियाँ भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट पूरा जॉनर बन गया है, पूरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन बन गया है राइटर्स का, और बहुत तरक्की कर ली है बच्चों की कहानियाँ लिखने वालों ने, और बड़ी एडवांस किस्म की कहानियाँ लिखी जाती हैं, और काफ़ी पैसे कमाते हैं, है ना। जैसे कि जेके रॉलिंग बहुत मशहूर राइटर है, जिसने हैरी पॉटर लिखी, तो बहुत, मतलब पाकिस्तानी के तबार से देखें तो अरबपति बन गई वो औरत, सिर्फ बच्चों की कहानी लिख के। तो अब बच्चों की कहानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत बहुत से ऑथर्स हैं उनको बच्चों की कहानी लिख रहे हैं आजकल, और बड़ी अच्छी अच्छी आपको बड़ी क्वालिटी कहानियाँ अब आजकल मिल सकती है बच्चों की। आज से 100 साल पहले जो है वो कम ध्यान था बच्चों की कहानियाँ लिखने पे, एडल्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। खैर जी, तो वापस आते हैं, हम अपने चैप्टर देखते हैं कि चैप्टर में क्या बात हो रही है। तो इनर टनल एक एक छोटा सा सेक्शन, उस कहानी में से एक छोटा सा चैप्टर निकाल लिया गया है, ताकि बच्चों का जहन कुछ तजस्सुस में आए कि यार ये क्या चल रहा था, क्या कहानी थी, और वो शौक़ से जाके उस कहानी को पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरह के चैप्टर्स जो होते हैं ना, जो किसी कहानी से निकाले जाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि वो बच्चों को इंट्रीग करें, उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा करें कि भाई वो भी, हम भी देखें कि कहानी में था क्या असल में। तो असल में हम क्या चाहते हैं कि आप ये कहानी जाके पूरी पढ़ें, यही इसका मकसद है। ठीक है, अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स यू नो व्हाट गोइंग इनटू अ टनल इज़ लाइक। यकीनन आप जानते ही होंगे कि किसी टनल में घुसने का क्या मतलब होता है, उसमें कैसा लगता है। द इंजन गिव्स अ स्क्रीम, and then suddenly the noise of the running and rattling train changes and grows different and much louder. Sorry, क्या बात हुई? आप यकीनन जानते होंगे कि जब टनल में घुसा जाता है, टनल में घुसते हैं तो कैसा लगता है, लेकिन किस नज़र से देख रहे हैं आप? आप ट्रेन में बैठ के टनल में घुसे होंगे। अच्छा, ये भी ज़ाहिर है 100 साल पुरानी बात है, तो 100 साल पहले तो ट्रेन बहुत कॉमन ज़रिया थी ट्रैवलिंग का, तो और ख़ास तौर पे स्टीम इंजन वाली ट्रेन बहुत ज़्यादा कॉमन थी। तो एक अंदाज़ा इन्होंने इस तरह से लगाया कि आप तो जानते ही होंगे कि ट्रेन जब टनल से गुजरती है तो कैसे महसूस होता है, क्योंकि आप ट्रेन में बैठे हुए, बहुत कॉमन था ट्रेन का सफ़र करना।
तो बहरहाल आज हमारे यहाँ भी आज भी ये पॉसिबल है कि आप ट्रेन में बैठे हो, किसी टनल में से गुजरें, तो आप ये एक्सपीरियंस फेस कर सकते हैं जो कुछ इन्होंने बताया है। तो अगेन ऑफ कोर्स यू नो व्हाट गोइंग इनटू अ टनल इज़ लाइक, किसी टनल में घुसना कैसा होता है आपको पता ही होगा, लेकिन ये यहाँ पे आपको ये जहन में रखें कि कहना चाह रही हैं कि जब आप ट्रेन में बैठे हों तब ट्रेन में बैठ के किसी टनल में घुसना कैसा लगता है यकीनन आप जानते होंगे। हालांकि इन्होंने लिखा नहीं है ट्रेन में, लेकिन आगे बात जाके बात समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रही हैं। अगला ही जुमला बता रहे हैं आपको, इंजन गिव्स अ स्क्रीम, तो इसका मतलब अगेन ट्रेन की ही बात हो रही है। दी इंजन गिव्स अ स्क्रीम, जो इंजन है ना वो चीखने लगता है ट्रेन में जाके। क्यों चीखने लगता है? क्योंकि जब ट्रेन बाहर घूम रही होती है, बाहर चल रही होती है, तो आवाज़ चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। लेकिन जब टनल के अंदर जाती है तो वो सारी आवाज़ वापस आती है, इको करती है ना, तो वो आवाज़ एकदम से ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ गई है आवाज़। एंड देन सडनली द नॉइज़ ऑफ द रनिंग रैटलिंग ट्रेन चेंजेस एंड ग्रोज डिफरेंट एंड मच लाउडर, कि जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो बहुत तेज़ हो जाती है आवाज़, जो इंजन के चलने की, रनिंग चलने की, रैटलिंग खड़खड़ खड़खड़ जो ट्रेन चलते हुए खड़खड़ आती है ना, तो वो सारी आवाज़ें बहुत मुख्तलिफ सी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें गूंज पैदा हो जाती है और बहुत तेज़ भी हो जाती हैं, बहुत ऊंची भी हो जाती हैं। ठीक है। ग्रोन अप पीपल पुल अप द विंडोज़ एंड होल्ड देम बाय द स्ट्रैप। अच्छा, अभी अगेन पुरानी वाली ट्रेन की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ हो सकता है कि आपने ना देखी हो इस तरह से कि खिड़कियाँ ऊपर से नीचे की तरफ खुलती थी, बंद करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जाता था। तो उनको खींच के ऐसा ना हो कि चलते हुए ट्रेन की खड़खड़ खड़खड़ और हिलने जुलने से वापस नीचे उतर जाए खिड़की। तो ग्रोन अप्स क्या करते थे, एडल्ट्स जो ट्रेन में बैठे होते थे वो खिड़की को ऊपर खींच के बंद कर देते थे और फिर उसको पकड़ के रखते थे उसके स्ट्रैप से, ताकि वो वापस नीचे ना चली जाए। क्यों बंद कर देते थे? ज़ाहिर है जब ट्रेन किसी टनल से गुजर रही है तो बहुत करीब से दीवारें गुजर रही हैं उसकी, ट्रेन जो टनल की दीवारें हैं वो ट्रेन से करीब से गुजर रही हैं, तो कोई ऐसा ना हो कि बच्चा हाथ बाहर निकाल ले, उसका हाथ दीवार से लग जाए, बहुत ठीक ठाक बुरी तरह ज़ख्मी हो जाए। या ऐसा भी होता था कि ट्रेन जब टनल से गुजर रही होती थी तो अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती थी, तो वो डस्ट वापस आती थी। तीसरी बात ये कि जब ट्रेन टनल से गुजरती थी तो शोर बहुत ज़्यादा होता था, तो उस शोर को भी नम करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो उस खिड़की को बंद कर दिया जाता था। तो ग्रोन अप पीपल पुल अप द विंडोज़ एंड होल्ड देम बाय द स्ट्रैप, तो स्ट्रैप से जो उसका पट्टा था उसकी मदद से वो पकड़ के रखते थे ताकि वापस खुल ना जाए खिड़की। द रेलवे कैरेज सडनली ग्लोज लाइक नाइट विद लैम्प्स, ऐसे दिन के वक्त भी अगर आप घुसें टनल में तो आपकी जो ट्रेन है वो ऐसे रोशन हो जाती थी जैसे कि रात को लैम्प्स जले हुए घर में रोशनी हो जाती है। याद रखें 100 साल पुरानी बात हो रही है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे लैम्प्स ज़्यादा कॉमन है ना। तो क्योंकि पता होता था कि ट्रेन टनल में घुसने वाली है तो उससे पहले ही लाइट्स जला दी जाती थी, ताकि कि जैसे ट्रेन टनल में घुसेगी तो सूरज की रोशनी आना बंद हो जाएगी और सब अंधेरे में आ जाएंगे तो उनको मुश्किल होगी, तो पहले से लाइट्स जला दी जाती थी ताकि वो रोशन रहे। तो एकदम से पहले तो बाहर की रोशनी इतनी तेज़ आ रही होती थी कि आपको एहसास नहीं होता था कि ट्रेन के अंदर लाइट्स जल रही हैं, लेकिन जैसे ही टनल में घुसी थी तो आपको ये एहसास होता था कि ये तो बिल्कुल रात के वक्त जैसे लैंप्स जला के रोशनी होती है वैसे रोशनी हो गई एकदम से, क्योंकि लैंप्स जल रहे थे। ऑफ कोर्स अनलेस यू आर इन अ स्लो लोकल ट्रेन। हाँ, लोकल ट्रेन जो छोटी मोटी होती थी, जो हल्के हल्के चलती थी, उनमें इन लैंप्स का इंतजाम नहीं होता था, तो वो अगर टनल से गुजरती थी तो उनके अंदर तो पूरा अंधेरा हो जाता था। इन विच केस लैंप्स आर नॉट ऑलवेज प्रोवाइडेड, चूँकि वहाँ पे हर वक्त लैंप मौजूद नहीं होते छोटी छोटी सस्ती ट्रेन के अंदर। ठीक है। लोकल ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड, लोकल ट्रेन का मतलब जो एक ही इलाके से दूसरे इलाके में ज़्यादा आगे तक ना जाए, छोटे छोटे इलाकों में ही घूमती रहे। ठीक है। अच्छा, देन बाय द डार्कनेस आउटसाइड द कैरेज विंडो इज टच्ड बाय पफ्स ऑफ क्लाउडी वाइटनेस। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो बाहर की अंधेरा है, जो खिड़कियों के बाहर से आपको महसूस हो रहा है, खिड़कियों के बाहर देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल अंधेरा जो लग रहा है, उसमें आपको थोड़ी सी वाइटनेस, कौन सी वाइटनेस? क्लाउडी वाइटनेस, पफ्स ऑफ क्लाउडी वाइटनेस फील होंगी, हल्का हल्का धुआं सा महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगेन ये याद रखें कौन सी ट्रेन है ये स्टीम ट्रेन है, स्टीम इंजन वाली ट्रेन है, तो उसके ऊपर से स्टीम मुस्तकिल निकल रही होती है, तो वो जो स्टीम है वो आपको खिड़कियों के थ्रू नज़र आना शुरू हो जाती थी, उसके बादल बादल जैसे। देन यू सी अ ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल, और फिर आपको टनल की दीवारों पे जो है ना वो रोशनी नज़र आना शुरू होती थी नीले रंग की। एंड द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंजेस वंस मोर, और फिर आप देखते थे कि ट्रेन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज होना शुरू हो गई, क्योंकि आप पीछे बैठे हुए हैं और इंजन आगे होता है, तो पहले इंजन टनल से बाहर निकलेगा, बाद में आप निकलेंगे,
तो ट्रेन की आवाज़ पहले चेंज हो जाएगी आपके निकलने से पहले, क्योंकि इंजन जैसे ही बाहर निकलेगा उसकी गूंज ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो आपको बाहर से आती हुई हल्की हल्की रोशनी अब दीवारों पर पड़ती हुई नज़र आएगी, वो ये रोशनी है। एंड यू सी अ ब्लू लाइट ऑन द वॉल्स ऑफ द टनल एंड द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंजेस वंस मोर। दोबारा फिर इंजन की साउंड जो टनल के अंदर थी वो चेंज हो गई। एंड यू आर आउट इन द गुड ओपन एयर अगेन, और अब आप बाहर वापस खुली फिजा में आ गए हैं। एंड ग्रोन अप्स लेट द स्ट्रैप्स गो, और फिर जो बड़े होते थे वो खिड़कियों की जो स्ट्रैप्स पकड़ के बैठे थे वो छोड़ देते थे ताकि फिर खुली हवा अंदर आ सके। The windows all dim with the yellow breath of the tunnel rattled down into their places। वो जो खिड़कियाँ थीं वो पूरी येलो सी हो गई थीं, क्योंकि वो टनल के अंदर से जो गुजर थी। टनल के ब्रेथ्स इन्होंने इस तरह से कहा जैसे टनल ने सांस लिया, और जैसे होता है ना आप शीशे के पास जाके जब सांस नहीं लेते हैं तो करते हैं तो उसके बाद शीशे के ऊपर एक क्लाउड सा बन जाता है, धुंधला सा हो जाता है शीशा। तो उससे तशबीह दी इन्होंने यहाँ पे कि ऐसा लगता है कि टनल ने सांस लेके करके जो है वो इन विंडोज़ को डिम कर दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो जब टनल में से गुजर रही थी तो वहाँ की नमी और ख़ास तौर पे इंजन की स्टीम, इसकी वजह से टनल जो विंडोज़ थी वो थोड़ी सी धुंधली सी हो गई थी। तो बहरहाल वो जो धुंधली खिड़कियाँ थीं वो वापस खड़खड़ाती हुई नीचे अपनी जगह पे जाके खुल जाती थी। एंड यू सी वंस मोर द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स बिसाइड द लाइन and the straight-cut hawthorn hedges with the tiny baby trees growing up out of them every 30 yards। और ये सारा मंजर जो है ना वो आपको पुराने ज़माने की याद दिलाता है। अगेन ये ध्यान में रखें कि 100 साल पहले की बात है। तो आज पाकिस्तान में हम अभी भी देख सकते हैं टेलीग्राफ वायर्स नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक वायर्स देख सकते हैं, जो पोल्स पे लगे होते हैं, खम्भों पे तार लगे होते हैं और एक लंबी कतार में चल रहे होते हैं जी तार। एक खंभा लगा हुआ है, ये खंभा लगा हुआ है, ये खंभा लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये तार जो हैं वो ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर चलते जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखे ही होंगे अपने इलाकों में। अच्छा, जो आप खुले इलाकों में निकलते हैं ना, शहर से बाहर निकलते हैं तो दूर दूर तक आपको ये बड़े बड़े खंभे नज़र आते हैं। हमारे शहरों में तो छोटे होते हैं खंभे, जब एक शहर से दूसरे शहर को जो तार कनेक्ट करते हैं और जो पोल्स कनेक्ट कर रहे होते हैं बिजली के तारों को, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये डिप और रन जो है वो, ये डिप और कैच आपको नज़र आता है तारों का, ठीक है। तो ये रहा। तो आप जैसे ही बाहर निकलते हैं वापस से वही मंज़र आपको देखने को मिलता है जो आमतौर पर मिलता है। वो क्या मंज़र है? यू वंस मोर सी द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर। पहले टेलीग्राफ के तार होते थे। टेलीग्राफ एक टेलीफोन की तरह की चीज़ होती थी जिसमें कि मैसेजेस जो हैं वो एक शहर से दूसरे शहर पर पहुँचाए जाते थे इन तारों के ज़रिए से। और बिसाइड द लाइन यानी रेलवे लाइन के बराबर में ये तार यहाँ से वहाँ तक आप दूर तक दिखते चले हैं तो आपको नज़र आते थे। तो टनल से निकलने के बाद एक दफ़ा फिर आपको यही तार नज़र आना शुरू हो जाते थे। और फिर साइडों में आपको जो है वो हेजेस नज़र आती थी। हॉथॉर्न हेजेस क्या होती हैं जी? एक तरह का पौधा है जिसकी कि हेजेस बनाई जाती हैं, जैसे कि ये देखें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये हेज कहलाती है, ठीक है। और ये स्ट्रेट कट है, देखें मैंने इसलिए यही वाली निकाल के रखी थी कि स्ट्रेट कट है, कड़क कड़क स्ट्रेट स्क्वायर में काटी हुई है, ठीक है। देखने में भी अच्छी लगती है। और इसके बीच बीच में कहीं से छोटे छोटे दरख्त हर कोई 20-30 कदम के बाद उग रहे होते थे। ये जानबूझ के उगाए जाते थे ताकि सीनरी ज़रा अच्छी लगे, ट्रेन में सफ़र करने वाले ज़रा खूबसूरती देखें और अच्छा महसूस करें। तो दोबारा पीछे से आ जाते हैं, कहाँ से जी? एंड यू सी वंस मोर द डिप एंड कैच ऑफ द टेलीग्राफ वायर्स। आपको टेलीग्राफ वायर्स का ऊंचा नीचा पोल्स नज़र आने वापस शुरू हो जाते हैं बिसाइड द लाइन, जो कि ये ट्रेन की लाइन के बराबर चल रहे होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। एंड द स्ट्रेट कट हॉथॉर्न हैजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं, जो कि मैंने दिखाया कि स्ट्रेट कट क्या मतलब होता है कि स्क्वायर में काटना, जो हैज या बाढ़ के साथ साथ जो हम उगाते हैं इस तरह से, ठीक है। विद दी टाइनी बेबी ट्रीज, और इस बाढ़ के साथ साथ जो हॉथॉर्न की जो हेज चल रही है इसके अंदर बीच बीच में से छोटे छोटे दरख्त भी लगाए जाते थे, जो हर कोई 20-30 यहाँ पे जैसे आउट ऑफ देम एवरी 30 यार्ड्स, कोई तकरीबन हर 30 कदम या 30 गज़ के फासले पर वो छोटे छोटे दरख्त भी लगाए हुए होते थे। ये सब खूबसूरती के लिए किया जाता था क्योंकि ट्रेन में जो बैठे लोग हैं वो देख के अच्छा महसूस करें। अच्छा, अब ये पूरा मंजर बयान कर रहे हैं ट्रेन के अंदर से देखते हुए, आपको कैसा लगता है? ये इस पॉइंट की बात हो रही है। ऑफ कोर्स यू नो
व्हाट गोइंग इनटू अ टनल इज़ लाइक। आपको तो पता ही है कि कैसा लगता है, उसके बावजूद उन्होंने एक छोटा सा नक्शा खींच दिया कि जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो आपको कैसा लग रहा होता है जब वो ट्रेन टनल से गुजरती है। तो लेकिन कहानी इस बारे में नहीं है। एंड दिस ऑफ कोर्स इज़ व्हाट अ टनल मीन्स व्हेन यू आर इन अ ट्रेन। और ये तो टनल को आप देखते हैं जब ट्रेन के अंदर होते हैं आप, तो ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन but everything is quite different when you walk into a tunnel on your own feet and tread on shifting, sliding stones and gravel on a path that curves downwards from the shining metals to the wall. अच्छा, लेकिन जब आप खुद अपने पैरों पे चल के यू वॉक इनटू अ टनल ऑन योर ओन फीट, उस टनल में अपने ही पैरों पे चल के यानी खुद चल के जाते हैं आप, तो एवरीथिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। तो सारी चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। एंड ट्रेड ऑन शिफ्टिंग स्लाइडिंग स्टोन्स। अच्छा, आपको पता होगा कभी अगर आप ट्रेन के स्टेशन के पास से गुजरें तो ट्रेन की पटरी के चारों तरफ वो छोटे पत्थर होते हैं जो बिछाए जाते हैं, और वो पाँव रखते हैं तो वो थोड़ा स्लिप करते हैं, तो उनके स्लिप करने को कहा जा रहा है शिफ्टिंग। आपके पैरों के नीचे अपनी जगह छोड़ रहे होते हैं वो। तो यू ट्रेड ऑन, यू वॉक ऑन। ट्रेड का मतलब वॉक होता है। तो आप चलते हुए जाते हैं, जब ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से पाँव रखते हुए जा रहे होते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस करते हैं। एंड ग्रेवल, वही ग्रेवल भी उन्हीं छोटे पत्थरों को कहा जाता है जो आमतौर पे कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उसके अंदर रेती मिलती है, रेती के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर भी मिलते हैं, ठीक है। ऑन अ पाथ दैट कर्व्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द शाइनिंग मेटल्स ऑन टू द वॉल्स। अच्छा, टनल क्या है कि टनल के बिल्कुल बीच में से पटरी चल रही है, पटरी से लेके दीवार तक थोड़ा सा एक ढलान सी बनी हुई होती है, ताकि अगर कोई पानी वानी गिरे तो पानी पटरी के ऊपर ना खड़ा रहे बल्कि ढलान की तरफ आके कोने की दीवारों तक चला जाए। और वहाँ से बाद औक़ात पानी के बाहर निकालने के लिए कोई पाइपलाइन भी दी हुई होती है, कोई अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ट्रेन की पटरी थोड़ी सी ऊंची होती है और उसके साइड में जो दीवार तक जा रहे होता है, जो पत्थर वत्थर पड़े होते हैं, थोड़ा सा ढलान की तरह से जा रहे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने यहाँ लिखा यू वॉक ऑन इनटू अ टनल ऑन योर ओन फीट एंड ट्रेड ऑन शिफ्टिंग स्लाइडिंग स्टोन्स। और आप चलते हैं उन अपनी जगह छोड़ते हुए और फिसलते हुए पत्थरों पर और ग्रेवल पर, ऑन अ पाथ, एक ऐसे पाथ पे दैट कर्व्स डाउनवर्ड्स, जो कि थोड़ा नीचे की तरफ ढलान की तरफ आ रहा होता है, फ्रॉम द शाइनिंग मेटल टू द वॉल, ठीक है, उस मेटल से दीवार की तरफ। तो अगर मैं ये मेटल की ट्रेन की पटरियाँ ले लें हम और ये टनल की दीवार ले लें हम, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये थोड़ी ढलान होती है और यहाँ पत्थर वत्थर पड़े होते हैं, यहाँ भी इसके अंदर ही पत्थर पड़े होते हैं। तो ये ढलान, इस ढलान का जिक्र कर रहे हैं कि जब आप चलते हैं तो अब जब ढलान पे चलेंगे तो थोड़ा सा और आपको फिसलना महसूस होगा कि जैसे आप फिसलने वाले हैं। तो आसान नहीं होता जब आप टनल के अंदर ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ चल रहे होते हैं। तो Then you see slimy, oozy trickles of water running down the inside of the tunnel. आप देखते हैं कि टनल के अंदर कुछ अजीब कुछ बह रही हैं, स्लाइमी है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ बहती हुई, जैसे कि ऐसी चीज़ें जो कि जम गई हैं किसी काई की तरह से, और वो बह रही होती हैं टनल की दीवार के साइड में। And you notice that the bricks are not red or brown, they are at the tunnels as they are at the tunnel's mouth. और आप ये नोटिस करते हैं कि जो ईंटें लगी हुई हैं टनल के अंदर, वो जब टनल शुरू होती है एट द टनल्स माउथ, टनल जहाँ शुरू होती है, टनल का मुंह जहाँ होता है, वहाँ पे जैसी लाल और ब्राउन होती हैं वैसी अंदर जाके नहीं रहती। दे आर नॉट रेड और ब्राउन एज दे आर इन द एट द टनल्स माउथ। जब टनल्स के माउथ पे आप देखते हैं तो वहाँ तो रेड और ब्राउन होती हैं, लेकिन अब यहाँ टनल के अंदर जाने के बाद आप देखते हैं कि वो अब रेड और ब्राउन नहीं रही, बल्कि बट डल स्टिकी सिकली ग्रीन, बल्कि वो कुछ चिपचिपी सी डल सी ग्रीन सी हो गई हैं। और सिकली ग्रीन का मतलब क्या होता है? सिकली कहते हैं बीमारी, सिक तो बीमारी को कहते हैं ना, तो कोई ऐसी चीज़ जो कि जिस पे कोई बीमारी का सा शायबा होने लगे। जैसे कि आमतौर पर जब किसी चीज़ पे काई जम जाती है तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब है गंदी हो रही है, साफ़ नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये कुछ इसमें कुछ बीमारी सी आ गई है। तो सिकली ग्रीन काई वाला ग्रीन कहलाता है। तो आप अंदर देखते हैं तो दीवार जो टनल की आगे जाके है वो ब्राउन नहीं रहती या रेड नहीं रहती, बल्कि कुछ हरी हरी सी हो जाती है। और उसमें से जो है वो आप देखते हैं कि कोई एक गाढ़ा गाढ़ा सा बह रहा होता है, स्लाइमी ऊजी, गाढ़ी गाढ़ी सी बहने वाली पानी की कुछ बूंदें, या पानी नहीं होता तो वो कुछ और जो उस काई में से निकल के कुछ लिक्विड बह रहा होता है,
वो दीवार के चारों तरफ बहता हुआ आपको नज़र आता है, और दीवार का रंग भी आपको चेंज नज़र आता है, गंदा गंदा सा। योर वॉइस व्हेन यू स्पीक, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ कैसी होती है? इज़ क्वाइट चेंज्ड फ्रॉम व्हाट इट वाज आउटसाइड द इन द सनशाइन। बाहर जब आप सनशाइन में बोलते हैं तो जैसी आपकी आवाज़ होती है उसके मुकाबले में अंदर आपकी आवाज़ काफ़ी बदल जाती है। इट इज़ क्वाइट चेंज, काफ़ी बदल जाती है। एंड इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बिफोर द टनल इज़ क्वाइट डार्क। और बिल्कुल शुरू में दाखिल होते ही जब आप पैदल जाते हैं ना तो आपको लगता है कि ट्रेन में जब गए थे तो जैसे ही टनल आई थी बस ऐसे अंदर दाखिल हुआ और थोड़ी देर में डार्कनेस आ गई। लेकिन जब पैदल जाते हैं तो आप ट्रेन की रफ्तार से नहीं जा रहे होते, तो काफ़ी देर लगती है वो एक्चुअल डार्कनेस स्टार्ट होने में। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम लग जाता है जब आप पैदल जाते हैं उस जगह तक पहुँचने में जहाँ पे कि ठीक से डार्कनेस हो। इट वॉज़ नॉट येट क्वाइट डार्क इन द टनल। उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था टनल में। किस वक्त तक? व्हेन फिलिस कॉट बॉबीज स्कर्ट। ठीक है, फिलिस कौन है? एक छोटी लड़की है। बॉबी कौन है? ये उसकी बड़ी बहन है। तो फिलिस ने बॉबी का स्कर्ट पकड़ लिया। रिपिंग आउट हाफ अ यार्ड ऑफ गैदर्स। अच्छा, गैदर्स क्या होते हैं? स्कर्ट्स को अगर आप जानते हो स्कर्ट्स कैसे सिए जाते हैं तो उसमें प्लेट्स होती हैं, ठीक है, झालरें होती हैं, प्लेट्स होती हैं। तो उसने पीछे से एकदम से पकड़ के खींचा तो उसके स्कर्ट की झालरों में से कुछ कपड़ा फट भी गया। लेकिन बट नो वन नोटिस एट दिस टाइम। किसी ने नहीं देखा कि ये क्या हुआ, किसी को अंदाज़ा ही नहीं हुआ क्या हुआ। किसी का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान किसी और तरफ था। वो किस तरफ था? आई वॉन्ट टू गो बैक, शी सेड। आई डोंट लाइक इट, इट विल बी पिच डार्क इन अ मिनट। मुझे वापस जाना है, वो उसने कहा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल बहुत सख्त अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। पिच डार्क का मतलब होता है बिल्कुल ही अंधेरा हो जाना। आई वॉन्ट गो इन टू द टनल, इन टू द डार्क। आई डोंट केयर वॉट यू से। आई वॉन्ट, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी टनल के अंदर। मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती अंदर। अब पीटर ने कहा, जो उनका भाई था। अभी दो लड़कियां यहाँ आ गई, फिलिस एंड बॉबी, और पीटर आ गया, इनका भाई। ये रहा। डोंट बी अ सिली कुकू। बिल्कुल बच्चों वाली बेवकूफ़ी की बातें मत करो तुम, ठीक है। सिली कुकू एक मुहावरतन कहते हैं किसी ऐसे शख्स को जो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें करना शुरू कर दे ना, बिल्कुल ही ऊट पटांग बातें करने लगे। तो सही तर्जुमा ये बनेगा कि ऊट पटांग बातें मत करो। आई हैव गॉट अ कैंडल एंड मैचेस। मेरे पास एक कैंडल एंड का मतलब मोमबत्ती का छोटा सा टुकड़ा, तो वो मेरे पास मौजूद है, और मैचेस मौजूद हैं। एंड व्हाट्स दैट। अभी ये बात कर ही रहा था कि अचानक से कुछ और फील हुआ उसको, कुछ और बताना चाह रहा था लेकिन निकला कुछ और मुंह से, क्योंकि कोई और चीज़ उसको महसूस हुई। वो क्या था? एंड व्हाट्स दैट? दैट वॉज अ लो हमिंग साउंड ऑन द रेलवे लाइन। वो जो जिसकी तरफ उसका ध्यान गया था, वो असल में एक बहुत धीमी धीमी सी, हमिंग का मतलब जिसमें गूंज हो। साउंड ऑन द रेलवे लाइन में से आवाज़ आना शुरू हुई, गूंज की। अ ट्रेम्बलिंग ऑफ द वायर्स बिसाइड इट। अच्छा, रेलवे लाइन के साथ अक्सर बहुत दफ़ा कुछ मोटे मोटे तार भी चल रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ कोई टनल खींची जाती है तो टनल को और कामों में भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले टनल किसी पहाड़ के बीच में से खोदी गई ना, तो वो अगर कोई तार पहाड़ के पूरा ऊपर तक जाए फिर वापस नीचे उतरे तो बहुत तार खर्च होगा। तो अगर दो इलाकों में कोई तार बिछाना था तो उस टनल को जो रेलवे के लिए खींची गई थी उसी को इस्तेमाल भी कर लिया गया था। तो प्रॉब्ली वो बिजली के तार भी हो सकते हैं, और पुराने ज़माने की बात करें तो अगेन ये टेलीग्राफ वायर्स भी हो सकते हैं, टेलीफोन वायर्स भी हो सकते हैं, या और किसी भी किस्म की ज़रूरत के वायर्स, यूटिलिटी वायर्स, जो कि पहाड़ के ऊपर से गुजारने के बजाय टनल के बीच में से गुजार देने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ट्रैम्बलिंग ऑफ द वायर्स, वो जो तार पड़े थे वो हल्का हल्का थरथराने लगे, ट्रैम्बलिंग, थरथराने लगे। बिसाइडेड, उसके बराबर में, यानी ट्रैक के बराबर में जो तार पड़े हुए थे। अब बजिंग तो आप समझते हैं ना, जैसे जैसे कि मक्खी की उड़ने की आवाज़ होती है, तो ऐसे की आवाज़ आना शुरू हुई। हमिंग साउंड, यही वही गूंजती हुई आवाज़। दैट ग्रू लाउडर एंड लाउडर एज दे लिसन। जैसे उन्होंने सुनना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होना शुरू हो गई। इट्स अ ट्रेन, सैड बॉबी। विच लाइन? अब ज़ाहिर है उस ट्रैक पे एक से ज़्यादा लाइनें मौजूद थी, यानी रेलवे ट्रैक्स, एक से ज़्यादा ट्रैक्स मौजूद थे। आने वाली ट्रेन का अलग था, जाने वाली ट्रेन का अलग था। तो ये आने वाली ट्रैक पे है कि जाने वाली ट्रैक पे? पता चले हम गलत ट्रैक पे खड़े हो गए और ट्रेन ने हमको हिट कर दिया। विच लाइन? कौन सी लाइन पे आ रहा है? लेट मी गो बैक, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फिलिस चिल्लाई, क्राइड फिलिस, स्ट्रगलिंग टू गेट अवे फ्रॉम द हैंड बाय विच बॉबी हेल्ड हर। वो कोशिश की उसने कि वो जो बॉबी ने उसको जिस हाथ से पकड़ा हुआ था वो हाथ छुड़ा के भाग जाए। डोंट बी अ कावर्ड, बिल्कुल बुज़दिल ना बनो, सेड बॉबी। इट्स क्वाइट सेफ, स्टैंड बैक। बिल्कुल सेफ है, कोई फिक्र नहीं करो, पीछे हट के खड़ी हो जाओ बस।
Come on, shouted Peter, who was a few yards ahead. Quick, manhole! चलो चलो चलो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैंने देख लिया, जल्दी आओ, एक मैनहोल मौजूद है। मैनहोल क्या होता है? मैनहोल होता है, वैसे हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो मैनहोल आमतौर पे उस ढक्कन को कहते हैं या उस रास्ते को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम गटर में उतरते हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में आमतौर पर मैनहोल जो है वो गटर में घुसने का रास्ता होता है। लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो मैन होल एक ऐसा सुराख जिसके अंदर से कोई आदमी किसी अंडरग्राउंड टनल में उतर सके, ताकि उस टनल की सफाई कर सके या उसमें मौजूद कुछ चीज़ों को सेट कर सके, सही कर सके। अच्छा, दुनिया भर में सड़क के नीचे टनल्स बनाई जाती हैं ताकि उनके अंदर कोई चीज़ें गुजारी जा सकें। मिसाल के तौर पर पानी की पाइपलाइंस, बहुत से मुल्कों में बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड चल रही होती हैं, बहुत से मुल्कों में गटर की लाइन तो पूरी दुनिया में ही अंडरग्राउंड चल रही होती हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड जो भी लाइंस चल रही हैं, पाइपलाइंस चल रही हैं, उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए ऐसे कुछ सुराख बनाए जाते हैं जिनके अंदर से बंदा अंदर जा सके। इसको मैन होल कहते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ये ज़मीन के नीचे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, मतलब आप नीचे अंदर घुस सकते हैं ज़मीन के अंदर। बाज़ औक़ात ये दीवार के अंदर भी बने होते हैं कि आप पहले उस मैन होल का दरवाज़ा खोल के दीवार के अंदर जाएँ, फिर उसके अंदर से नीचे उतरें। ख़ास तौर पर टनल्स में ऐसा होता है कि दीवार के अंदर से भी मैन होल का रास्ता जा रहा होता है। तो बहरहाल, तो मैन होल जो है वो सिर्फ गटर में उतरने का रास्ता नहीं है, बल्कि मैन होल के ज़रिए से आप किसी और भी ऐसे काम के लिए अंदर जा सकते हैं जिस चीज़ की लाइन वहाँ बिछी हुई है। हमारे यहाँ अंडरग्राउंड सिर्फ पानी और गटर की लाइन ही चल रही होती है, दूसरे मुल्कों में इसके अलावा भी लाइंस होती हैं जो कि अंडरग्राउंड चल रही होती हैं। तो उसको दिख गया वो मैन होल दीवार के साथ, तो उसने कहा कि मैन होल के करीब हम घुस जाएंगे तो हम ट्रेन किसी भी तरफ से आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ट्रेन के पूरे रास्ते से ही हट जाएंगे। ठीक है, तो उसने मैनहोल की तरफ आवाज़ लगाई। द रोर ऑफ द एडवांसिंग ट्रेन वॉज नाउ लाउडर देन द नॉइज यू हेयर व्हेन योर हेड इज अंडर वाटर इन द बाथ एंड बोथ चैप्स आर रनिंग एंड यू आर किकिंग विद योर हील्स अगेंस्ट द बाथ्स टिन साइड्स। से बड़ा मज़ेदार से उन्होंने एक सिचुएशन बनाई है। अब ये ध्यान में रखें कि ये 100 साल पुराने बात की बात हो रही है, जो कि टिन का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, और उसके अंदर पानी भर रहे हैं आप, जो कि नल, दो नल होते हैं, ठंडे पानी के, गर्म पानी के, दोनों नल खोलते हैं तो पानी में एक श्श की आवाज़ आ रही होती है। अब आप अपना सर उस टब के अंदर डाल दें और अपनी बाकी बॉडी उस टब से बाहर रखें, अपने पाँवों से जो है ना वो टंग 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 उसकी साइडों पे अपना पाँव मारना शुरू करें, तो वो जो टंग 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 की आवाज़ आ रही है और पानी की गिरने की शिशु शिशु आवाज़ आ रही है और आपने सर, अपना कान आपके पानी के अंदर है, तो एक अजीब सी आवाज़ बनती है। तो ये उससे मिला रही है उस आवाज़ को कि वो जो रोड थी, वो जो दहाड़ रही थी ट्रेन, एडवांसिंग ट्रेन मतलब उनकी तरफ पहुंचती हुई ट्रेन, उनकी तरफ आती हुई ट्रेन की जो रोड थी, वो जो दहाड़ थी, वो ज़्यादा तेज़ थी, वॉज लाउडर देन द नॉइज़, उस शोर से जो कि आप सुनते हैं कब, जब आपका सर पानी के नीचे होता है उस बाथ टब में जिसमें कि आप नहाते हैं और दोनों टैप्स यानी दोनों नल खुले होते हैं और आप अपने पाँवों से जो है मार रहे होते हैं डंग 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 उस टिन बाथ टब की साइडों पे। ठीक है, बच्चे ऐसा क्यों करते थे? बच्चे ऐसा करते, मज़ा आता था ऐसा, बाथ टब के अंदर पूरा अपने आप को अंदर डाल के और डंग 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 करके और आवाज़ें सुनने में अच्छा लगता था। तो ऐसा लगता है कि एडिथ नेस्बिट भी जो है अपने बचपन में ऐसा किया करती थी, या क्या पता बड़े होकर भी ऐसा करती थी। बट पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वॉज वर्थ। अच्छा, चूँकि आवाज़ बहुत तेज़ हो रही थी उस ट्रेन के आने की, तो हो सकता था कि उसने जो आवाज़ लगाई थी मैनहोल की वो उन्होंने ना सुनी हो, लेकिन पीटर हैड शाउटेड फॉर ऑल ही वॉज वर्थ, ऑल ही वॉज वर्थ, जितना उसकी सलाहियत थी, ठीक है, जितना वो कर सकता था उतनी ज़ोर से उसने चीखा था। पीटर बहुत ज़ोर से चीखा था मतलब। एंड बॉबी हैड हर्ड हिम, और बॉबी ने सुन लिया था। शी ड्रैग्ड फिलिस अलॉन्ग टू द मैन होल, तो उसने वो फिलिस का हाथ खींच के वो भी मैन होल के साथ मैन होल के पास पहुंच गई। फिलिस ऑफ कोर्स स्टम्बल्ड ओवर द वायर्स, फिलिस ज़ाहिर है घिसट के आ रही थी ना, साथ साथ नहीं आना चाह रही थी, तो वो आते आते उसका पाँव उलझा। स्टम्बल का मतलब लड़खड़ाई, उलझ गई ओवर द वायर्स, उन तारों के ऊपर से। एंड ग्रेज्ड बोथ हर लेग्स, और जब लड़खड़ाई तो जाहिर है पाँव उसके घुटने ज़मीन पे लग गया, उसकी वजह से छिल गए। ठीक है, छिल गया उसके घुटने या उसकी टांगें। बट दे ड्रैग्ड हर इन, लेकिन उन्होंने उसको घसीट लिया अंदर, खींच लिया अंदर। एंड ऑल थ्री स्टूड इन द डार्क, और वो तीनों फिर अंधेरे में खड़े। डार्क डैम्प आर्च रिसेस इन द ट्रेन वाइल द ट्रेन रोड लाउडर एंड लाउडर। अच्छा, अब दीवार के साथ साथ जब अगर कोई मैनहोल बनाया हुआ होता है तो ट्रेन जो आपकी टनल है, टनल की दीवार के अंदर कुछ थोड़ा सा पहले उसको अंदर की तरफ खोदा जाता है।
बिल्कुल वो हिस्सा टनल की दीवार से थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, फिर वहाँ पे कोई मैन होल वगैरह बनाया जाता है, तो उसको रिसेस कहते हैं। रिसेस कहते हैं कोई स्ट्रेट दीवार चल रही हो, उसके बीच में कोई जगह ऐसी हो जो कि थोड़ी अंदर दबी हुई हो। तो बिल्कुल इसी तरह से वहाँ उस टनल के अंदर एक दीवार के बीच में एक जगह ऐसी थी जो कि थोड़ी अंदर को दबी हुई थी, उसके अंदर बच्चे घुस गए थे। तो एग्जैक्टली मैन होल के अंदर नहीं उतर गए थे, बल्कि उस रिसेस के अंदर घुस गए थे, जिसकी वजह से वो उस ट्रेन के आने से बिल्कुल महफूज रहे, आसानी से उसको ट्रेन ने उनको हिट नहीं किया। अच्छा जी। सो एंड ऑल थ्री स्टूड, वो तीनों खड़े थे वहाँ पे इन द डार्क डैम्प आर्च। अच्छा, आमतौर पे आर्च बनाई जाती है उसकी टॉप पे जब रिसेस बनाई जाती है, देखने में ताकि अच्छी लगे। तो वो उस अंधेरी और डैम्प यानी जहाँ नमी बहुत ज़्यादा हो, उस रिसेस के अंदर यानी जो दीवार के अंदर की तरफ दबा हुआ हिस्सा था, जबकि ट्रेन वाइल द ट्रेन रोर्ड लाउडर एंड लाउडर, जबकि ट्रेन की दहाड़ने की आवाज़ और ज़्यादा ऊंची होती चली गई। इट सीम्ड एज इफ इट वुड डेफन देम, ऐसा लग रहा था कि शायद वो बहरे हो जाएंगे, उनके सुनने की सलाहियत चली जाएगी, इतनी तेज़ थी ट्रेन की आवाज़। एंड इन द डिस्टेंस दे कुड सी इट्स आइज़, और दूर उनको नज़र आ रही थी उसकी आँखें, आइज़ ऑफ फायर, जैसे कि वो आग से जलती हुई आँखें हों। ग्रोइंग बिगर एंड ब्राइटर एवरी इंस्टेंट, और हर लम्हे वो पहले से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा चमकदार होती जा रही थी। ठीक है, एवरी इंस्टेंट, हर लम्हे, लम्हा ब लम्हा। तो वो ज़ाहिर है ट्रेन जब चलती है तो ट्रेन के आगे कुछ बत्ती लगी होती है, लाइट लगी होती है, ताकि अगर अंधेरा हो तो वो उस लाइट को रोशन करके आगे देख सकें। ट्रैक पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि उनको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि आग की आंखें हैं। तो ज़ाहिर सबसे छोटी थी, उसकी इमेजिनेशन ऐसी थी कि उसने क्या समझा, इट्स अ ड्रैगन, आई ऑलवेज न्यू इट वॉज, इट टेक्स इट्स ओन शेप इन हियर इन द डार्क। तो उसने कहा मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था, आई ऑलवेज न्यू इट वॉज, मुझे पहले ही पता था ये क्या है, ये एक ड्रैगन है। ट्रेन असल में एक ड्रैगन होती है, और ये अपने असल शेप में तब आती है जब टनल में आती है अंधेरे में। इट टेक्स इट्स ओन शेप, ये अपने असल शेप में तब आती है इन हेयर, जब वो यहाँ टनल में आती है अंधेरे में। असल में ड्रैगन ही थी, मुझे समझ गई। ठीक है, वो उसकी आंखों को देख के, रोशन आंखों को देख के ऐसा कहने लगी। शाउटेड फिलिस बट नोबडी हर्ड हर, लेकिन किसी को उसकी आवाज़ नहीं आई। यू सी द ट्रेन वॉज शाउटिंग टू, क्योंकि जितना ज़ोर से फिलिस चीख रही थी उससे ज़्यादा तो आपको पता है कि ट्रेन भी चीख रही थी, एंड इट्स वॉइस वॉज बिगर देन हर्स, और ट्रेन की आवाज़ फिलिस की आवाज़ से बहुत ऊँची थी। And now, with a rush and a roar and a rattle and a long dazzling flash of lighted carriage windows, a smell of smoke and blast of hot air, the train hurtled by, clanging and jangling. अच्छा, अब आगे बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको देख लें। और फिर क्या हुआ, अब उनके बिल्कुल करीब से ट्रेन ने गुजरना था। विद अ रश, एकदम से बहुत तेज़ से करके कुछ हुआ, और एक दहाड़ की आवाज़ आई बहुत ऊंची सी करके, एंड रैटल, खड़ 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 की आवाज़, और बहुत ही लंबी, कोई बहुत ही रोशन किस्म की चमक, फ्लैश, जो कि क्यों आई, क्योंकि ये ट्रेन को साइड से देख रहे थे, और ट्रेन की साइड से अब देखे तो ट्रेन की खिड़कियाँ रोशन नज़र आ रही थी। खट 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 से रोशन खिड़कियाँ उनके सामने से गुजरना शुरू हुई, तो ऐसा लगा कि रोशनी चमक रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, तो एक डैजलिंग, चमकती हुई, ऑन ऑफ होती हुई रोशनी का फ्लैश, रोशनी की चमक उनको कैरेज विंडोज़ की नज़र आई। कैरेज यानी वो जो डब्बे थे, उन डब्बों की खिड़कियों की। एंड अ स्मेल ऑफ स्मोक, और उनको स्मोक की स्मेल आना शुरू हो गई। ज़ाहिर है, वैसे मैंने कहा कि ट्रेन अंदर से गुजर रही है, तो वो स्टीम ट्रेन है तो और ज़्यादा उनको स्मोक फील हो रही थी। एंड अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, और गर्म गर्म हवा का उनको ब्लास्ट फील हुआ जैसी ट्रेन उनके बराबर से गुजरी। ट्रेन हर्टल बाय, हर्टल कहते हैं किसी चीज़ का बहुत तेज़ रफ्तारी से जाना है, ख़ासतौर पे ऐसा तेज़ रफ्तारी जो कि कंट्रोल में ना हो, अनकंट्रोल्ड तेज़ रफ्तार से कोई चीज़ जा रही हो। क्लैंगिंग एंड जैंगलिंग, ये घंटियों की आवाज़ें होती हैं, टंग 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 टंग। ठीक है, घंटियों की आवाज़ें बजाती हुई, एंड इकोइंग इन द वॉल्टेड रूफ ऑफ टनल, और ये गूंज रही थी आवाज़ उस टनल की वॉल्टेड रूफ में। अच्छा, वॉल्ट कहते हैं जैसे कि कोई आपकी कोई सेफ होता है ना, जिसको अच्छी तरह से पैक कर दिया जाता है। तो ये चूँकि छत अगर आप देखें तो जब भी कहीं टनल बनाई जाती है तो उस टनल की छत चूँकि पहाड़ के बीच में से बनाई जा रही है, तो पहाड़ कहीं नीचे ना आ गिरे,
तो उसकी छत के साथ साथ जो है वो आर्चेस बनाई जाती हैं, तो वो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी सेफ की वॉल, किसी वॉल्ट की अंदर की दीवारें हैं। ठीक है, तो उस टनल की अंदर की जो छत थी उसमें से इको की आवाज़ें आ रही थी उस ट्रेन की इस तेज़ रफ्तार से गुजरने के साथ साथ, वो टंग 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 की आवाज़ें जो हैं साथ साथ में ट्रेन की छत के साथ गूंज रही थी। फिलिस एंड बॉबी क्लंग टू ईच अदर, फिलिस और बॉबी एक दूसरे से चिपक गए। इवन पीटर कॉट होल्ड ऑफ बॉबीज आर्म, पीटर ने भी, यहाँ तक कि पीटर जो कि बड़ा था उसने भी जो है वो बॉबी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन वो अपने आप को अपने खिसियानेपन को ख़त्म करने के लिए उसने क्या कहा, इन केस शी शुड बी फ्राइटेंड, सिर्फ इसलिए कि वो बॉबी को डर लग रहा होगा, मुझे थोड़ी लग रहा है, एज ही एक्सप्लेन्ड आफ्टरवर्ड, उसने बाद में बताया, क्योंकि बॉबी ने मजाक उड़ाया होगा, बेटे तुमने भी तो मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो उस पर पीटर ने क्या होगा, नहीं नहीं वो तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि तुम ना डर जाओ। एंड नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता द टेल लाइट्स, जो पीछे की बत्तियाँ थीं उस ट्रेन की, ग्रीव स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो छोटी होती चली गई। सो डिड द नॉइज़, और फिर वो आवाज़ भी कम होती चली गई। टिल व्हेन वन लास्ट वेज, और फिर आखिरी एक ज़्ज़ करके आवाज़ आई, और फिर द ट्रेन गॉट सेल्फ आउट ऑफ द टनल, और ट्रेन उस टनल से बाहर निकल गई। एंड साइलेंस सेटल्ड अगेन ऑन इट्स डैम्प वॉल्स एंड ट्रिपिंग रूफ, और फिर खामोशी छा गई वापस उसकी गीली दीवारों पे और जो टपकती हुई छत थी उस पर। क्यों टपक रही थी, ये कहाँ से गीलापन आया था, चूँकि पहाड़ के अंदर होता है ना, अक्सर पहाड़ों के अंदर से पानी सीप करता है और वहीं से बाज़ औक़ात चश्मे भी निकलते हैं, तो वो टपकता हुआ पानी जो है वो ग्रीनरी को, काई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए वो दीवारें जो हैं वो ग्रीन ग्रीन सी काई काई वाली हो जाती हैं। बहरहाल तो ये कहानी थी जनाब, इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको अगर आप हो सके तो ज़रूर पढ़िएगा। और जैसे मैंने कहा चैप्टर इसीलिए लिखे जाते हैं कि आप वो कहानी पढ़ने में इंटरेस्टेड हों और फिर ख़ुद से पढ़ें, और इजीली अवेलेबल है, रेलवे चिल्ड्रन बहुत इजीली अवेलेबल है पूरी दुनिया में हर जगह। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, फिर इस डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वर द कैरेज विंडोज़ पुल्ड अप, मैंने बहुत तफसील से बताया। व्हेन द ट्रेन वाज गोइंग थ्रू द टनल, तो तफसील से बता दिया मैंने कि वो उसकी आवाज़ को रोकने के लिए, उसकी धुएँ को रोकने के लिए, डस्ट को रोकने के लिए, और सो एज़ टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम पुटिंग देयर हैंड्स आउट, है ना, ताकि आगे ऐसा ना हो कि वो हाथ बाहर निकाले बच्चे और उनके हाथ किसी दीवार से टकरा के हर्ट हो जाएं। तो 3-4 वजूहात होती हैं बंद करने की, तो आप अपनी तरफ से लिखिए। आई वुड लाइक यू टू आंसर योरसेल्फ। अगेन, जैसे मैं हर दफ़ा हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको कुछ मसला हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू सी इन अ टनल व्हेन यू आर ऑन फुट, अगर आप अपने पैदल चलते हैं, खुद से चल के जाते हैं पैदल, तो आपको टनल में क्या क्या चीज़ नज़र आती हैं। चैप्टर में ज़्यादा मौजूद है, तो आई डोंट नो मैं कितना किस हद तक बता दूँ। ये सारी बातें इन्होंने इस चैप्टर में यहाँ बताई हुई हैं कि ये देखें, व्हेन यू वॉक इन ऑन योर ओन फीट एंड ट्रेड, सॉरी, when you walk on your own feet and tread on shifting sliding stones and gravel, तो ये नज़र आता है आपको, shifting sliding stones नज़र आते हैं, gravel नज़र आता है आपको, metals, shining metal नज़र आता है। उसके बाद आपको slimy oozy trickles of water running down नज़र आते हैं, वो गाढ़ा गाढ़ा सा बहता हुआ पानी किसी चीज़ का, वो दीवारों के साथ नज़र आता है आपको। जो है वो ये एहसास होता है कि ब्रिक्स आर नॉट ब्राउन, जैसे कि बाहर ब्रिक्स जो थी वो ब्राउन थी या रेड थी, अंदर वो ब्राउन नहीं है, बल्कि वो दे आर डल एंड स्टिकी एंड सिकली ग्रीन। एंड यू ऑल्सो नोटिस दैट योर वॉइस हैज़ चेंज। ठीक है, ये 3-4 बातें इन्होंने लिखी हैं। कोशिश किया करें कि जब जवाब लिखा करें तो एग्जैक्टली इनके वर्ड्स में ना लिखा करें, बल्कि कुछ अपने वर्ड्स में बात किया करें। बात वही हो जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन वर्ड्स आपके अपने हों। How many children were there in the tunnel? There were 3 children in the tunnel. Which child was the most frightened? ज़ाहिर है सबसे छोटी वाली, उसका नाम आपको पता है क्या था, वो सबसे ज़्यादा फ्राइटेंड थी, सबसे ज़्यादा खौफज़दा थी। फ्राइटेंड का मतलब खौफज़दा। पीटर आस्क्ड द अदर्स, पीटर ने दूसरों से कहा, एंड व्हाट्स दैट, और वो क्या है, एंड व्हाट इज़ दैट ही रेफर्स टू, वो क्या था जिसकी तरफ उसने इशारा किया, रेफर्स टू जिसको वो इशारा कर रहा था, जिसकी तरफ वो तवज्जो दिला रहा था। तो ऑफ कोर्स दैट वाज द ट्रेन। तो जवाब पूरा सही से लिखिएगा। दैट व्हाट पीटर वाज रेफरिंग टू वाज द ट्रेन। ठीक है, इस तरह से जवाब होगा। व्हाट वर द वायर्स ओवर विच फिलिस स्टम्बल्ड, मैंने बताया दे वर प्रॉब्ली टेलीग्राफ वायर्स दैट रन अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक्स इन अ टनल। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राफ वायर्स हम इसीलिए कहेंगे, उस ज़माने में सेफली हम ये कह सकते हैं कि टेलीग्राफ वायर्स तो जा रहे होते थे, और कौन कौन से वायर्स जा सकते थे हम श्योरली नहीं कह सकते। 100 साल पहले क्या चल रहा था, तो टेलीग्राफ वायर्स के बारे में तो हम श्योर हो सकते हैं कि वो थोड़ी देर पहले जिक्र हुए भी थे।
तो आप उसको डायरेक्टली टेलीग्राफ वायर से जवाब दे सकते हैं। जी है, हाउ डज़ द ऑथर डिस्क्राइब द ट्रेन हर्टलिंग बाय, किस तरह से किन किन आवाज़ों का साथ में उसने कहा, तो ये एग्जैक्टली आप वहाँ से उठा सकते हैं, इसका जवाब आप एग्जैक्टली यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए ना, ये इन्होंने क्या बोला था, द ट्रेन वॉज हर्टलिंग बाय clanging and jangling with a blast of hot air and a smell of smoke। ये वाली बातें यहाँ पे पूछी जा रही हैं कि जब ट्रेन गुजर रही थी तो उसने क्या क्या बताया ऑथर ने कि उसका क्या फील हो रहा था। ठीक है, तो ये सारी बातें बता दी जाएंगी, स्मोक और क्लैंगिंग एंड जैंगलिंग और सब कुछ। तो ये सारे आसान सवाल थे। अब ये कह रहे हैं कि नीचे वाले कुछ मुश्किल सवाल हैं, तो देख लेते हैं इन मुश्किल सवालों में क्या मुश्किल है। Why does Phyllis compare the train to a dragon? Because and what ways is it similar to a dragon? Do you think it's a good comparison? अब हर एक का अपना अपना जवाब होगा, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा जवाब एग्जैक्टली छापें, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ना छापें, बल्कि बस मेरा ये ख्याल है कि yes it's a good comparison because she was a young child, she was a very little girl and her imagination made the train seem like a dragon। और तो मेरे हिसाब से तो दैट्स अ वेरी गुड कंपैरिजन बिकॉज द ट्रेन इज़ लॉन्ग एंड द ड्रैगन इज़ सपोज टू बी अ लॉन्ग एनिमल एंड द ड्रैगन हैज़ फायर कमिंग आउट ऑफ इट्स माउथ एंड द ट्रेन इज़ ऑल्सो हैज़ गॉट some fire like thing on its mouth। Actually that were the lamps of the train, and the dragon goes by with a roar and the train was also going by with a roar and there's smoke when dragon roars। If you imagine that the dragon is going by, you would imagine that because of his fire there is a smoke trail wherever the dragon goes, and there is a smoke trail in a steam engine train। So yes, it was a very good comparison as far as I think। तो पहले सवाल को पीछे से देखते हैं, वाई डज फिलिस कंपेयर द ट्रेन टू अ ड्रैगन। वो सारी बातें कहेंगे बिकॉज द ड्रैगन इज लॉन्ग एंड द ट्रेन इज ऑल्सो लॉन्ग एंड द ड्रैगन हैज़ फायर इन इट्स माउथ एंड द ट्रेन हैज़ lights, headlights which seem like fire to her, and the dragon roars and the train also roars वगैरह। So do you think it's a good comparison? I think it's a good comparison because she's such a young girl and such imagination for such a young girl is good। The train described here is a steam train। स्टीम ट्रेन थी जी, ठीक है, आजकल नहीं होती स्टीम ट्रेन सिवाय कुछ जगहों के जहाँ पे कि उन्होंने एक लोगों को दिखाने के लिए रख लिए हैं, वरना अदरवाइज अब स्टीम ट्रेन नहीं होती। अब ट्रेन जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक होती हैं या डीजल वगैरह के से बनती हैं। These days it is usual to find electric or diesel trains on railway lines। आप देखते हैं कि आमतौर पे अब डीजल या इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं। आर दोज बेटर? येस, दे आर बेटर बिकॉज दे कैन कैरी यू एट अ हायर स्पीड। दे आर लेस लेबर इंटेंसिव, उसमें कम मजदूर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि स्टीम ट्रेन में तो बहुत मजदूर चाहिए होते थे, वो मुस्तकिल कोयला झोंकते रहते थे उसको स्टीम को बॉयल करने, पानी को बॉयल करने के लिए ताकि स्टीम बन सके। तो ये बेहतर है यकीनन, और इलेक्ट्रिक ट्रेन तो बहुत बेहतर है क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर तो कोई पोल्यूशन भी नहीं है, कोई धुआं होता ही नहीं है। डीजल ट्रेन में तो भी धुआं होता है। सो दे आर बेटर because they are faster and they are more economical and they are less labor intensive, and in case of electric train it is more environmentally friendly। and how को मैंने जवाब दे दिया कि कैसे बेहतर है। are these less romantic to travel on? yes, ये एक अच्छा सवाल है। रोमांटिक का क्या मतलब है यहाँ पे? जब आप अपने पुराने ज़माने की चीज़ों को याद करते हैं ना, अपनी जवानी को, अपने बचपन को, तो आपको बहुत प्लेजेंट सी फीलिंग्स आती हैं, और तो तमाम ऐसी चीज़ें जो आपको वक्त याद दिलाएं अच्छे अंदाज में, तो आप उनको महसूस करके किसी सोच में खो जाते हैं, एक प्लेजेंट सी फीलिंग में खो जाते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं एज रोमांटिक। तो जिन लोगों ने पुराने ज़माने में स्टीम ट्रेन पे ट्रैवल किया था, उनके लिए स्टीम ट्रेन एक रोमांटिक याद है, उनको ये यादें उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं। लेकिन जिसने कभी ज़िंदगी में स्टीम ट्रेन में ट्रैवल किया ही नहीं, उसके लिए जो नई ट्रेन है वो भी रोमांटिक हो सकती है, क्योंकि उसने पहली दफ़ा ट्रेन, अगेन ये जो रोमांस है ये आपकी वो यादें हैं जो कि आपको बहुत ही आपके अंदर एक फ्रेशनेस, एक बचपन की यादें, खुशी की यादें, खिलंदड़ेपन की यादें पैदा कर दें। तो अगर किसी ने बचपन में से ही इलेक्ट्रिक ट्रेन में सफ़र किया और उसको उसी ट्रेन की बड़ी अच्छी यादें हैं, तो वो इलेक्ट्रिक ट्रेन में सफ़र करके भी एक रोमांस फील कर सकता है।
और कुछ किसी ने अगर डीजल ट्रेन में सफ़र करके भी एक ऐसी फीलिंग बचपन में महसूस की है, तो वो बड़े होकर भी डीजल ट्रेन में सफ़र करके भी रोमांस फील कर सकता है। तो यस, दे कैन बी एज रोमांटिक एज अ steam train, but people who had traveled in their earlier days in a steam train, for them the new trains are less romantic because they reach their destination quickly, जबकि स्ट्रीम ट्रेन तो बहुत स्लो जाती थी, उसमें बहुत वक्त होता था बातें करने का, कुछ खेलने का, खाना खाने का, इंजॉय करने का। सो फॉर देम हु हैड ट्रेवल्ड ऑन स्ट्रीम ट्रेन्स इन देयर यंगर एजेस, फॉर देम द डीजल एंड द इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आर लेस रोमांटिक। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जवाब ऐसे ही है। इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग। ये तो आसान है, डिप एंड कैच मैं बता चुका हूँ, मैंने बना भी दिया साइड में। टेलीग्राफ वायर्स का डिप एंड कैच क्या है, अभी अपने वर्ड्स में बताना है। मैंने डायग्राम बता दी, तो वायर्स का नीचे जाना और ऊपर आना और नीचे जाना और ऊपर आना, ये आप इलेक्ट्रिक वायर्स में भी देख सकते हैं। स्ट्रेट कट हॉथॉर्न एजेस, ये मैं दिखा चुका हूँ आपको कि स्ट्रेट कट क्या होती हैं, देखने में खूबसूरत लगती हैं, बाहर चल रही होती है, आप खुद बताएं शाबाश। सिकली ग्रीन में बता चुका हूँ कि वैसे वो ज़रूरी नहीं कि बीमारी ही हो, लेकिन चूंकि वो थोड़ा ऊजी सा, तो गाढ़ा गाढ़ा सा ड्रिपिंग सी होता है और काई सी जमी होती है, इसको हाथ लगाएं तो हमें थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए हम उसको सिकली ग्रीन कहते हैं कि बीमारी जैसा हरा रंग। तो एक्चुअली वो रंग होता है काई का। हाफ अ यार्ड ऑफ गैदर्स मैंने बताया था, झालर होती है जो आप चारों तरफ, स्कर्ट के चारों तरफ सी जाती है, जो तो हाफ अ यार्ड एक्चुअली एग्जैक्टली उसने नाप के आधा गज नहीं उतारी थी, बल्कि इट रेफर्स टू some skirt being pulled, some gathers of the skirt being snatched by the girl। तो ये रेफ़र कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा नाप के उसने आधा यार्ड खींच लिया था, बल्कि दिस इज़ द क्लॉथ दैट इज़ sewn around her skirt and some of the cloth was torn by the little girl, that is being referred as a half a yard of gathers। ठीक है जी, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी अगेन रिकमेंडेशन है, आप ज़रूर पढ़ें रेलवे चिल्ड्रन, आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप उस पुराने ज़माने में चले जाएंगे जो आज से 100 साल पहले का ज़माना था, और आप शुक्र अदा करेंगे कि आज देखो कितना ज़बरदस्त, कितनी तरक्की हो गई है हमारी। ठीक है जी, तो अगेन कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ समझ में ना आई हो तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, और फिर अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।